Good morning everyone. Welcome again. Class 7 subject Social Studies. The Delhi Sultanate. I hope you all are fine. हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं. सो एज़ यू नो, मैंने आपको बताया भी था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में. इसका इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू हम देख चुके हैं कि ये कौन था, कैसा था. अब थोड़ा इसका जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड है हम उसको देख लेते हैं. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं आने वाला है, बट फिर भी आपको एक फ्रेम अगर इसका पता रहेगा देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स इन योर एग्जामिनेशंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Alauddin was also the first sultan to extend his control over the South India also. ये पहला सुल्तान है बाहर आउटर अटैकर्स में से स्पेशली जिसने क्या किया था, सदर्न पार्ट में, इंडिया के सदर्न पार्ट में जहाँ पे चोला चालुक्य जो थे वो रह रहे थे, उन पे उसने अपना कंट्रोल कर लिया था. हिज फोर्सेस लेड सक्सेसफुल रेड्स इन द डेक्कन एंड द साउथ, डिफीटिंग द रूलर्स ऑफ देवागिरी, वारंगल एंड देवरा समुद्रा. देखो जब आप जो सीनियर क्लासेस में आओगे तब आपको इनकी डिटेल भी पढ़ने को मिलेगी. नाउ इसने क्या क्या चीज़ों पे अपना कवर कर लिया था. देखो देवगिरी पे कर लिया था, वारंगल पे कर लिया था, और ये देवरा समुद्रा पे भी कर लिया था. ठीक है. एंड दे ऑल्सो प्लंडर्ड मदुरई देखो सदर्न पार्ट है ये सारा. ठीक है ना, डेक्कन से नीचे आते ही पूरा सदर्न पार्ट आ रहा है. श्रृंगम एंड रामेश्वरम पोर्शन भी इसने अपने अंडर में ले लिया था. द कैंपेन्स मेड अलाउद्दीन क्वाइट रिच. अब इस तरह के छोटे छोटे जो ये अचीवमेंट ले रहा था, है ना, रामेश्वरम एक छोटी जगह है, उसको ले लिया इसने, वारंगल को ले लिया, ऐसे छोटे छोटे अगर ये एरियाज़ को कंट्रोल कर रहा था. देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका टारगेट जो था वो ओवरऑल इंडिया का था, राइट. तो अगर थोड़ा थोड़ा करके भी करेगा तो उसको जीत ज़्यादा हासिल होने के चांसेस उसके बढ़ते जाएंगे. एकदम से किसी पे हाथ डालना बहुत मुश्किल होता है इसके लिए, उसको जीत पाना. ठीक है, तो वो बहुत बड़ा लॉस लग जाता है इसको, जो ये शायद रिकवर ना कर पाता. तो नाउ इसने जो छोटा छोटा ये जीतने के लिए एरियाज़ को कैंपेन चलाया था वो काफ़ी सक्सेस होता हुआ दिख रहा था. एंड ही अलाउड द डिफीटेड किंग्स टू कंटिन्यू एज रूलर्स एज दे एग्रीड टू एक्नॉलेज हिज ऑथोरिटी. देखो अब सेम थिंग है. पहले टाइम में क्या ना, ये थोड़ा एक ऐसा ट्रेडिशन सा होने लग गया था, एक कस्टम सा चलने लग गया था जो मुगल्स ने भी चलाया था, आगे चल के फॉलो किया है इस चीज़ को. यहाँ पे एक मॉनिटर्स और रिप्रेजेंटेटिव वाली बात आ रही है जो अभी इंडिया में पहली बार आएगी, क्योंकि इससे पहले जो लोग थे वो इंडियन किंग्स के अलावा किसी ने भी आउटर अटैकर्स ने ऐसा नहीं सोचा था. ये क्या करता था, ये किंगशिप उसकी हासिल करने के बाद, मतलब किसी भी किंग को डिफीट करने के बाद में वहाँ के किंग्स को क्या करता था, जो भी किंग होते थे उन किंग को वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव एज अ मॉनिटर अपॉइंट कर देता था, और उसका किंगडम उसे सिर्फ गवर्निंग करने के लिए दे रहा है. यहाँ पे रूल नहीं होगा, रूल तो अलाउद्दीन खिलजी का ही चलेगा. एंड इसके बदले में क्या होगा, इसके रिवेंज में उसको देना पड़ेगा सम अमाउंट, पे हिम ट्रिब्यूट्स. कुछ उसको जो टैक्स हम बोल सकते हैं, ये सारा उसको पेमेंट जो था वो पे करना पड़ता था. नाउ रिबेलियंस, इन्वेशंस and reforms. When he took over the throne of the Delhi, Alauddin forced two threats. अलाउद्दीन के सामने दो थ्रेट्स, यानी कि दो सबसे बड़े खतरे जो थे वो थे, एक तो रिबेलियन जो विद्रोही हो सकते हैं, कौन, नोबल्स के थ्रू, और इन्वेशंस ऑफ बाय मंगोल्स. इन्वेशंस बाय मंगोल्स का मतलब है जो मंगोलियंस हैं. देखो जो मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है, यही कि अफ़गान में क्या था, छोटे छोटे टाउन्स होते थे और इन टाउन्स के हेड होते थे जिनको सरदार बोला जाता था. तो ये सारे सरदार जो थे ये हमेशा एक कोई बड़ा किंगडम चाहते थे कि इनको मिल जाए, और तभी इनकी नज़र जो होती है वो इंडिया पे पड़ती है.
ऐसे ही मंगोल होते हैं, ठीक है। जो ये बाबर आएगा ना वो ऐसे ही आएगा। बाबर एक्चुअली यही है। सम हिस्टोरियन सेज लाइक बाबर ऑल्सो वॉज अ सरदार, जस्ट अ सरदार, और बहुत छोटे से टाउन का एक मामूली सा सरदार सा था। लेकिन वो इतना क्रूअलिटी, ये सब चीज़ें अलग चीज़ है, लेकिन उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंसी थी कि उसको कैसे रूल करना और कैसे कवर करना है ये उसने काफ़ी अच्छे से सीखा हुआ था। तो इंडिया में इसीलिए उसने अपना जो रूल था वो एस्टेब्लिश कर लिया था। योर अपकमिंग चैप्टर, योर नेक्स्ट चैप्टर इज़ दैट अबाउट द मुग़ल सल्तनत। नाउ he took back the land and other grants made to nobility to further dilute their power। अब देखो उसने क्या किया था यहाँ पे, जो अदर हम लाइन मिस कर चुके हैं, सॉरी। टू प्रिवेंट रिवॉल्ट्स नोबल्स अलाउद्दीन बैंड दैम। अलाउद्दीन ने क्या किया था, इन सब लोगों से, देखो इस सॉर्ट आउट कैसे कर रहा है प्रॉब्लम को, बैन कर दिया था इन लोगों को जो भी उसके अगेंस्ट जाते थे उनको। एंड फ्रॉम विजिटिंग ईच अदर, एक दूसरे से मिलना मना है, पार्टीज़ नहीं कर सकते, कोई भी इवेंट नहीं होगा। एंड इवन एंटर इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेस, शादी वगैरह में भी कोई शामिल नहीं होंगे। द सेम थिंग, कोई ग्रुप बनेगा ही नहीं, ग्रुप आपस में जब लोग मिलेंगे ही नहीं तो ग्रुप ही नहीं होगा, और ग्रुप नहीं होगा तो कोई डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा तो कोई प्लानिंग भी नहीं होगी अगेंस्ट ऑफ दी, किसके खिलाफ नहीं होगी, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। Now he took back the land and other grants made to the nobility to further dilute their power। अब उसने क्या किया, देखो ये क्या कर रहा है, ये जो नोबल्स हैं इन सब लोगों को ये जो ज़मींदार वाली बात होती ना, लैंडलॉर्ड वाली, तो ये थोड़ी थोड़ी लैंड इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिससे क्या होगा, ये लोग इनका जो ये रिबेलियन चल रहा है, ये जो एक अलग ही ट्रेंड चल रहा था अगेंस्ट जाने का, प्रोवोक करने का पब्लिक को या ओपोज करने का, ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट मतलब समझते हो, मतलब मिक्स हो जाना, ठीक है, डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। जो डाइल्यूट मतलब उसके अंदर ही मिक्स हो जाएगा। अब इतने ज़्यादा वो लोग ओपोज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनको वो क्या कर चुका है, ज़मीन वगैरह दे चुका है, तो वो क्यों बोलेंगे उसके अगेंस्ट। सी दिस इज़ द मंगोल इन्वेंशन। ये मंगोल वॉरियर्स हैं, ठीक है, पेंटिंग्स में जो आपको दिख रहे हैं। And he also set up a network of spies to keep an eye on the nobles and officials। अब देखो ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को शो कर रहा है। उसने स्पाइस लगा रखे थे, यानी कि कुछ ऐसे जासूस जो होते हैं वो उसने छोड़ रखे थे जो नज़र रखते थे ऑफिशियल्स पे और नोबल्स पे। नाउ इट वाज आल्सो ड्यूरिंग अलाउद्दीन्स रूल दैट द मंगोल्स लेड बाय चंगेज़ खान, ये देखो चंगेज़ खान है, चंगेज़ खान अटैक्ड दिल्ली रिपीटेडली। अब ये क्या कर रहा था, दिल्ली पे चंगेज़ खान लगातार अटैक करता जा रहा था, उसको जीतने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए हम अलाउद्दीन खिलजी का इसमें नहीं बताया हुआ है, बट ऐसा है जो मैंने बताया था आपको, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस हमारे पास जो भी रहता है मटेरियल वो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको समटाइम्स डिफीट करने में सक्सेसफुल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ये चीज़ ज़रूर हुई थी कि जो मंगोल्स हैं वो इंडिया पे इतना जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगे या इतना ज़्यादा उसको जीत नहीं पाएंगे जल्दी से। हम चंगेज़ खान की बात कर रहे हैं। चंगेज़ खान वॉज़ वेरी क्रूअल पर्सन। हिस्ट्री में अभी तक 2 ही ऐसे किंग हुए हैं जिन्होंने मेजर 2 किंग ही हुए हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीतने की कोशिश की थी और ऑलमोस्ट जीत भी लिया था, सिकंदर और चंगेज़ खान, ठीक है। तो चंगेज़ खान के बारे में डिटेल नहीं लेंगे अभी इतना। चंगेज़ खान के इतना कह सकते हैं कि मुगल्स के पेरेंट में आता है ये, ठीक है। टू गार्ड हीज एम्पायर ही कंस्ट्रक्टेड न्यू फोर्ट्स। अब उसने क्या किया था, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने नए फोर्ट भी बना दिए थे, नए किले बना दिए थे, एंड रिपेयर्ड ओल्ड वंस, और नए भी उसने क्या किए थे, नए जो बनाए उसके अलावा जो ओल्ड थे उनको रिपेयर करवा दिया था, नए रास्ते बनवा दिए थे। विच मंगोल्स वर एक्सपेक्टेड टू टेक टू एंटर हीज टेरिटरीज।
द थ्रेट ऑफ अ मुगल इन्वेशन also forced Alauddin to mobilize a massive army। अब मंगोल जो थे ना, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया था कि वो एक मैसिव आर्मी जो है उसको रिलीज़ करने तक पे आ गया था। मीन्स उसको इतना मजबूर कर दिया था कि उसे अपनी आर्मी जो थी उसे भेजनी पड़ती थी, किसके लिए? इस चंगेज़ खान को इंडिया में आने से रोकने के लिए। देखो आपको मैं बता दूं, जैसा हमने देखा था जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, फिरोज शाह, और उसने क्या किया था, 70 ईयर में अपना जो किंग था वो स्टार्ट किया था, किंग बना था ये। और ऐसा ही कुछ चंगेज़ खान के बारे में है। इसने अपने लाइफ की बताते हैं 52 के टाइम में इसने जो था पहली बार ये वर्ल्ड टूर पे निकला था। वर्ल्ड टूर तो नहीं बोलेंगे इसको, वर्ल्ड टूर का मतलब हो गया यहाँ पे वर्ल्ड को जीतने के लिए निकला था ये। ठीक है, 10 सालों में इसने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था एंड एट लास्ट इसकी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। ये ज़रूर बताऊंगी मैं आपको कि ये इंडिया में आया था, इंडिया को जीतना भी चाहता था, लेकिन ये जिस तरह से इंडिया में इसने एंट्री ली थी और जितने स्पीड से ये बढ़ता जा रहा था, ये पूरी इंडिया को जीत लेता अगर अगर गॉड सपोर्ट नहीं करते। इंडिया का फ्यूचर उस टाइम में या इंडिया का लक जो था वो बहुत अच्छा था। चंगेज़ खान को एक कोई बीमारी हो गई थी जिस वजह से इसको सीधा वापस मंगोल भागना पड़ा और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। अदरवाइज़ ये इंडिया को डिवाइड कर देता। अच्छा हुआ नहीं रहा। इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज आर्मी अलाउद्दीन अंडरटुक सेवरल मेजर्स। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन अपनी आर्मी को कैसे हैंडल करता था। रेवेन्यू रिफॉर्म्स, सबसे पहले इसका रेवेन्यू सिस्टम देख लेते हैं। रेवेन्यू रिफॉर्म्स में क्या है? टू एंश्योर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड फॉर हिज सोल्जर्स, अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड द टैक्स ऑन फार्मर्स नोन एज खराज। देखो इसको खराज या खैराज बोल सकते हैं हम। ये टैक्स लिया जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ले रहा है, जिसको ये खराज नाम दे रहा है। ठीक है, टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसका आपको 50% हैव टू पे टू द अलाउद्दीन खिलजी। किंग को 50% देना पड़ेगा। सपोज़ करो अगर आज के टाइम में ऐसा होता कि आपकी जितनी भी अर्निंग है उतना उसका 50% आपको गवर्नमेंट को पे करना है। इज़ दैट पॉसिबल फॉर अस? नो। इंसान के पास बचेगा क्या? दिस एंश्योर्ड हिज ग्रैनरीज वर ऑलवेज फुल, उसका खजाना हमेशा भरा रहता था। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन कैटल एंड हाउसेस, उसके पास में काफ़ी कैटल पालतू जानवर भी थे, यानी कि कोई कमी नहीं थी। हाउसेस यानी कि बहुत घर भी थे। टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हीज आर्मी अलाउद्दीन रिक्वायर्ड ह्यूज रेवेन्यूज़, उसकी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो क्या करता था, रेवेन्यूज़ ज़्यादा लेता था। बहुत बड़े बड़े उसने टैक्सेस जो थे वो लगा रखे थे। इन ऑर्डर टू इंक्रीज रेवेन्यू ही रिकॉल्ड ऑल लैंड ग्रांट्स एंड फोर्स्ड सामंतास टू पे टैक्सेस। सामंतास उसने जो मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव्स और मॉनिटर जो अपॉइंट कर रखे थे, दे कॉल द सामंतास, और उनको मजबूर किया जाता था टैक्स देने के लिए। और वो भी किससे टैक्स लेते थे? पब्लिक से। ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ लैंड surveys to fix revenue and appointed officials to collect taxes directly from the people. Same thing which I told you. He appointed some of the samantas and landlords as revenue collectors. उसने ऐसे सामंतास और लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स रखे हुए थे जो क्या करते थे? कलेक्शन का काम करते थे, कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। एट द सेम टाइम ही एंश्योर्ड पीजेंट्स वर नॉट एक्सप्लॉइटेड, और वो इस चीज़ को भी श्योर रखता था कि अलाउद्दीन खिलजी, देखो इतना क्रूअल जिसको हिस्ट्री में शो किया हुआ है, समवेयर इसमें कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि वो कहीं कहीं पे थोड़ा काइंड रहा है। उसने एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए, टॉर्चर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का वो ध्यान रखता था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे ध्यान रखता था जब वो 50% चार्जेस लगा रहा है, टैक्सेस लगा रहा है प्रोडक्शन पे, और जो ह्यूज रेवेन्यू है वो टैक्सेस लगा रहा है, तो फिर वो कैसे काइंड वाला हो गया।
He hasn't any kind nature. He did this by appointing officials to ensure revenue collectors did not collect taxes other than those imposed by him. To discourage corruption, he even conducted checks on accounts kept by officials. ऑब्वियसली देखो, जो खुद चीट करते हैं ना तो उनको वो ज़्यादा अवेयर रहते हैं कि उनके साथ चीट नहीं होना चाहिए, है ना। इसने चीट ही किया था अपने जो अंकल थे उसके साथ में, जलालुद्दीन खिलजी के साथ। तो यहाँ पे इसने बहुत सारे ऐसे करप्शन वगैरह को रोकने के लिए ऑफिशियल्स बना रखे थे, ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए थे जो नज़र रखते थे और ये सारे अकाउंट्स वगैरह की सबकी डिटेल जो था वो खुद चेक करता रहता था। नाउ मिलिट्री रिफॉर्म्स। Unlike the earlier sultans who gave soldiers land grants in lieu of salaries, Alauddin paid his soldiers in cash. अलाउद्दीन अपने सोल्जर्स को कैश देता था, ऑब्वियसली कैश ही देगा, उस टाइम में ATM तो होते नहीं थे। Officials maintained a detailed record of each soldier. Horses were banned to ensure their owners did not substitute them for inferior ones. अब उसने क्या किया था, उसने जो भी ये horses were branded to ensure their owners did not substitute from their inferior ones. The troops were also inspected regularly. उसने ऐसे ट्रुप्स बना रखे थे जो क्या करते थे, इनको चेक करते रहते थे, इनका इंस्पेक्शन रेगुलरली होता रहता था, ठीक है। तो ये सारा उसका क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का उसका सिस्टम रहा था। इसमें एक लास्ट पॉइंट आ जाता है, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन्स सोल्जर्स यूज द कैश दे अर्नड टू बाय सप्लाइज फ्रॉम द मर्चेंट्स। वो हमेशा कैश हासिल करते थे सारे सप्लायर्स से किसी भी चीज़ की सप्लाई करने पे। टू एंश्योर द मर्चेंट्स डिड नॉट चार्ज hefty prices from soldiers, Alauddin put controls on prices of goods in Delhi. अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, देखो प्रोडक्शन जो है उसकी ऑब्वियसली डिमांड अगर ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस भी ज़्यादा होती है उसकी। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम भी अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी अच्छे से करने की कोशिश की थी, ठीक है। So it is enough for today and we will continue our topic in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.